टू माय चैनल लर्निंग प्रीमिसेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूशन ऑफ अ चैप्टर 4 ट्राइबल डिक्यूज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए अंडर ब्रिटिश रूल। हम इसमें देखेंगे कि बिरसा मुंडा कौन था एंड उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया था। सो लेट्स बिगिन। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ? कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल लाइफ को कैसे कैसे इफेक्ट किया? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल lives of tribal people were adversely affected. Some of the changes were जो चेंजेस हुए थे उसमें से कुछ हैं वर्किंग इन पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स। ट्राइबल ग्रुप्स के जो ट्राइबल चीफ्स थे उनके वर्किंग में उनके पावर्स में बहुत सारे चेंजेस आए थे। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की लाइफ में चेंजेस हुए थे। ब्रिटिशर्स ने न्यू फॉरेस्ट लॉज इंप्लीमेंट किए थे और उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था ट्राइबल पीपल पर। और लास्ट है हमारा प्रॉब्लम विद ट्रेड। ट्रेड के साथ ट्राइबल पीपल में को क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। सो स्टार्ट करते हैं इन सबको चारों पॉइंट्स को डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं पहले से व्हाट हैपेंस टू ट्राइबल चीफ्स। ट्राइबल चीफ्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए थे। पहले हम देखते हैं कि बिफोर ब्रिटिश अराइवल वो क्या उनके पास क्या पावर्स थी और वो उनकी लाइफ कैसी थी। ट्राइबल चीफ्स फॉर इम्पोर्टेंट पीपल। ट्राइबल चीफ्स जो थे वो ट्राइबल ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। दे एंजॉय सर्टेन इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर एंजॉय करते थे। They had the right to administer and control their territories. उनके पास वो अपना राइट था कि वो अपने टेरिटरीज को कंट्रोल कर सके और अपने एरिया को रूल कर सके। In some places they had their own police and land rules. कुछ प्लेसेस में तो उनके पास उनकी खुद की पुलिस थी एंड वो अपने ही लैंड रूल्स को फॉलो करते थे। अब ये देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के बाद इन पावर्स में क्या क्या चेंजेस हुए। Their functions and powers changes. क्या क्या changes हुए? First है they were allowed to keep land titles. Land titles मतलब कि ownership of land over cluster of villages and rent out lands. उनके पास जितने भी villages में lands की ownership थी वो उन्हें अपने पास रखनी थी और बाकी जितने भी land थे उनको rent करना था। They lost their administrative power. जो powers उनके पास पहले थी ये सब उनके पास जितनी भी powers थी जितने भी rights थे उन्होंने सारे वो खो दिए थे। And authority they had earlier. जितनी भी administrative power या authority थी वो खत्म हो गई थी। They were forced to follow British laws. British laws को उनको follow करना पड़ता था and had to pay tribute to them. They were unable to fulfill their traditional function. जितने भी वो functions पहले अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस फॉलो करते थे प्रैक्टिस करते थे अब वो नहीं कर पा रहे ब्रिटिश रूल के अंडर। सो दीज वर द चेंजेस इन लाइव्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स अंडर ब्रिटिश रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए थे। ब्रिटिश वांटेड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पेजेंट कल्टीवेटर्स। अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे वो मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो सेटल हो जाए पेजेंट कल्टीवेटर्स की तरह ताकि वो उनके ऊपर अच्छे से रूल कर सकें। सो ब्रिटिश वांटेड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकेम पेजेंट कल्टीवेटर्स। ब्रिटिश वांट रेगुलर रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट। अब ब्रिटिशर्स एक स्टेट से रेगुलर रेवेन्यू भी चाहते थे तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सो लैंड सेटलमेंट क्या है? लैंड सेटलमेंट है land is measured and rights are defined for each individual of that land. Revenue is fixed as demanded by the state. तो land को measure करके हर एक individual में divide कर दिया जाता है और उसके बाद उस particular land पर उन्हें एक revenue देना पड़ता है जो कि state fix करता है। Some peasants are landowners. कुछ peasants जो हैं वो landowners होते हैं जो पे करते हैं revenue to state. वो state को revenue पे करते हैं। लेकिन कुछ पेजेंट्स होते हैं टेनेंट्स जो पे करते हैं रेंट टू लैंड ओनर। तो पेजेंट टेनेंट्स पे करते हैं लैंड ओनर को और लैंड ओनर पे करता है रेवेन्यू टू स्टेट। सो जूम कल्टीवेटर्स वर नॉट सेटल्ड सक्सेसफुली। They suffered from plough cultivation since their fields did not produce good yields. ब्रिटिशर्स ने चाहा था कि जूमिंग कल्टीवेटर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को पेजेंट कल्टीवेटर्स में या सेटल कल्टीवेटर्स में शिफ्ट करने के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ था? क्योंकि जो कल्टीवेट करते थे उससे वो इनफ यील्ड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे जो वो
एज अ जूमिंग कल्टिवेटर्स कर पाते थे। So these were the changes in shifting lives of shifting cultivators. अब नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट्स। पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट लॉज क्या थे, उसके बाद देखेंगे कि उनका इम्पैक्ट क्या रहा था। लॉज क्या क्या थे? ब्रिटिश एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट, उन्होंने सारे फॉरेस्ट पे अपना कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट देयर स्टेट प्रॉपर्टी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि फॉरेस्ट जो है वो एक स्टेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व कर दिया था, उनको क्लासिफाई कर दिया था एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। क्यों कर दिया था? फॉर देयर प्रोड्यूसिंग टिम्बर प्रोड्यूस करने के लिए। अब इन दीज फॉरेस्ट में पीपल जो नॉर्मल जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें अलाउ नहीं था कि वो मूव कर सकते हैं फ्रीली या प्रैक्टिस कर सकें कुछ जूमिंग कल्टीवेशन, ना ही वो कलेक्ट कर सकते थे कुछ फ्रूट्स या हंट कर सकते थे एनिमल्स, यानी कि ट्राइबल पीपल्स इन फॉरेस्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। So these were the forest laws. अब इनका impact क्या रहा था? Due to these forest laws, tribal people had to suffer. Like jhum cultivators were forced to move to other areas for work and livelihood. अब forest laws में उन्होंने कुछ forest reserve कर दिए थे, तो झूमिंग कल्टिवेटर्स वो मूव नहीं कर पा रहे थे फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। तो अगर वो फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट मूव नहीं कर पा रहे थे, ना वो एक्टिविटी कर पा रहे थे, ना अपने लाइवलीहुड को अर्न कर पा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने फिर अदर एरियाज में जाना शुरू करा और वहां जाके दूसरा काम करना शुरू किया ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। अब इसका सोल्यूशन क्या था? ब्रिटिश डिसाइडेड टू गिव small patch of land in forest to jhum cultivators for cultivation on condition, क्या condition थी? That those who lived in village would have to provide labor to forest department and look after the forest. अब इम्पैक्ट हुए थे ट्राइबल पीपल में जूमिंग कल्टीवेटर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनके लिए सोल्यूशन निकाला, उन्होंने दिया एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड, इस कंडीशन पे दिया कि वो वहां पे जो भी रहेगा वो लेबर प्रोवाइड करेगा टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वो उन फॉरेस्ट को की देखभाल करेगा। तो इस सोल्यूशन के बाद क्या रिजल्ट्स रहे? ट्राइबल ग्रुप्स वर अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉज, वो सारे फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट थे। दे डिसओबे न्यू लॉज एंड कंटिन्यू इलीगल प्रैक्टिस, उन्होंने कोई भी न्यू लॉज को नहीं फॉलो किया और वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे। दिस रिजल्टेड इन संग्राम संगमा 1906 इन असम एंड फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930s इन सेंट्रल प्रोविंसेस। फॉरेस्ट लॉज की वजह से ये दो हमारे प्रोटेस्ट शुरू हुए थे अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉज बाय ट्राइबल पीपल। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब हम ये देखेंगे कि ट्राइबल ग्रुप को क्या क्या प्रॉब्लम आई थी विद ट्रेड। ड्यूरिंग 19th century, ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स कम टू फॉरेस्ट। 19th century में ट्राइबल ग्रुप्स ने देखा कि ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स जो हैं वो फॉरेस्ट आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं? नंबर 1, टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस परचेज करने के लिए। सेकेंडली, उनको कैश लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। थर्डली, उनको आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, उनको अपने काम में काम करवाने के लिए, यानी कि लेबर प्रोवाइड कराने के लिए जिसके अगेंस्ट वो उनको वेजेस देंगे। These affected the lives of tribal, अब इसकी वजह से ट्राइबल पीपल की लाइफ अफेक्टेड हुई। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। इन 18th century एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क इंक्रीज हो गया था क्योंकि इन यूरोपियन मार्केट में सिल्क की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी। एज अ रिजल्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीजेस द सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ सिल्क। 18th century में सिल्क की एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गई थी क्योंकि यूरोपियन मार्केट में डिमांड बढ़ती गई थी। डिमांड बढ़ने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया था ताकि वो उस डिमांड को फुलफिल कर सके। हजीराबाग झारखंड में संथल जो है वो रियर करते हैं कोकून्स। ट्रेडर्स सेंड देयर एजेंट टू ट्राइबल टू गिव देम लोन एंड कलेक्ट कोकून्स। Growers paid rupees 3 and 4 for 1,000 cocoons and were sold at 5 times the price. Middlemen between the silk growers and exporter made huge profit, but growers earned little profit, so trader became their main enemies. अब traders जो हैं वो अपने एजेंट सेंड करते हैं ट्राइबल पीपल के पास ताकि वो उनको लोन दे सके और उनसे कोकून्स कलेक्ट कर सकें।
ग्रोवर्स जो हैं वो कोकून्स के अगेंस्ट उनको देते हैं, कोकून्स के लिए उनको देते हैं ₹3 या 4 फॉर 1000 कोकून्स। एंड पर वो जो कोकून्स हैं वो मार्केट में सोल्ड होते हैं एट अ प्राइस 5 टाइम्स द प्राइस, यानी कि प्राइस के 5 गुना वो उसको सोल्ड करते हैं। तो जो मिडल मैन है बिटवीन सिल्क ग्रोवर्स एंड एक्सपोर्टर, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन जो ग्रोवर्स हैं यानी हमारे ट्राइबल पीपल, वो बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। सो जो ट्रेडर्स हैं वो मेन एनिमीज बन जाते हैं हमारे ट्राइबल पीपल के। नेक्स्ट टॉपिक इज बिरसा मुंडा। फर्स्ट विल नो हु वाज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा was born in mid 1870. His father was very poor. He grew up around forest of Bohonda, grazing sheep, playing flute and dancing. He went to local missionary school. He follows Vaishnav preacher. Vaishnav preacher means he was a follower of Lord Vishnu. He heard tales of Munda uprising and their sirdars, urging people to revolt and talking about golden age. उन्होंने बचपन से स्टोरी सुनी थी अबाउट मुंडा अपराइजिंग और उनके लीडर्स को लोगों को रिवोल्ट के लिए उकसाते थे एंड टॉकिंग अबाउट गोल्डन एज। गोल्डन एज मतलब वो एरा जहाँ पे मुंडास वर फ्री ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिकूज एंड देयर एंसेस्ट्रल राइट ऑफ कम्युनिटी वाज रिस्टोर्ड। गोल्डन एज यानी कि वो एरा जहाँ पे डिकूज जो है कोई क्रूलिटी या अनजस्ट नहीं करते थे मुंडास के ऊपर, और जो मुंडास के एंसेस्ट्रल राइट थे वो उनके पास सेफ थे। मूवमेंट टू रिफॉर्म ट्राइबल कम्युनिटी, बिरसा मुंडा ने जो है मूवमेंट स्टार्ट की थी ताकि वो ट्राइबल कम्युनिटी में चेंजेस ला सके। ही अर्जेस मुंडा टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर विलेजेस, स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉरेस्ट्री। उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी तो उन्होंने अर्ज किया था, उन्होंने कहा था लोगों से कि आप ड्रिंक लिकर पीना बंद कर दीजिए, अपने विलेजेस को साफ रखें और जो भी मिरेकल्स या मैजिकल स्किल्स या जादू टोने में जो है विश्वास करना बंद कर दीजिए। 1895 बिरसा अर्जेस हिज फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। ग्लोरियस पास्ट यानी कि वो उस एरा की बात करते हैं गोल्डन एज की। गोल्डन एज को सतयुग भी बोलते हैं, यानी कि वो एज ऑफ ट्रूथ। उस टाइम पे मुंडा कम्युनिटी कैसे रहती थी? When Mundas lived good life, constructed embankments, tapped natural springs होते थे, planted trees and orchids, practiced cultivation to earn their living, and they lived honestly. So इस तरह वो अपनी लाइफ को जीते थे in the age of golden age. अब देखते हैं कि बिरसा की मूवमेंट के क्या क्या रिजल्ट थे। बिरसा टर्न अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। वो जितने भी मिशनरीज थे और हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट चले गए थे। ही ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स और मिशनरीज को उन्होंने बार कर दिया था। ही सेट अप मुंडा राज विद लीडर एज बिरसा हिमसेल्फ। उन्होंने एक मुंडा राज क्रिएट किया, सेटअप किया था और उसका लीडर जो है उन्होंने खुद बिरसा ने खुद को बना लिया था। All British officials were worried about this movement. इस मूवमेंट की वजह से सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिशियल so these were the result of बिरसा मूवमेंट। अब देखते हैं एक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स फॉर द बिरसा मूवमेंट। अब बिरसा मूवमेंट के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स वरीड हो गए थे तो उन्होंने क्या किया था? दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर दिया था 1895 में। किस बेसिस पे? कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ रायोटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। उन्होंने दंगे करने के चक्कर में बिरसा को अरेस्ट किया था और उन्होंने 2 साल की जेल में डाल दिया था। ही वॉज रिलीज इन 1897। 1897 में बिरसा रिलीज हो गए थे जेल से। आफ्टर दैट देन ही स्टार्टेड गैदरिंग सपोर्ट फॉर हिज मूवमेंट। जेल से निकलने के बाद बिरसा ने फिर से लोगों को के पास जाके उनका सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और फिर अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बिरसा डाइड इन 1900 ड्यू टू कॉलेरा एंड विद हिम मूवमेंट फेडेड आउट। 1900 में बिरसा जो है वो मर गए थे कॉलेरा की वजह से। उसके बाद उनकी मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब बिरसा मूवमेंट
देखा, उसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स का एक्ट देखा। अब हम देखेंगे कि बिरसा की जो मूवमेंट थी, उन्होंने मूवमेंट की ताकि ट्राइबल कम्युनिटी के में रिफॉर्म्स आ सकें, चेंज। सो बिरसा मूवमेंट हैज टू सिग्निफिकेंस। पहला सिग्निफिकेंस है, इट फोर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजिली टेकन बाय ओवर बाय डिकूज। बिरसा मूवमेंट की वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स किया गया ताकि वो एक लॉ इंट्रोड्यूस करे, जो भी ट्राइबल का लैंड है वो डिकूज ना ले पाए, यानी कि डिकूज जो है उनको अफेक्ट ना करें। Second था, it showed once again tribal people had capacity to protest against injustice and express their anger against the colonial rule। और उनकी मूवमेंट ये शो करती है कि ट्राइबल पीपल जो हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं उनके खिलाफ जितने भी इनजस्टिस हो रहे हैं, और वो अपना एंगर को एक्सप्रेस कर सकते हैं अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। सो दीज वर द टू सिग्निफिकेंस ऑफ अ बिरसा मूवमेंट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।